हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर हम 3 डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रीड करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे होती है? तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उसी को समझाने के लिए जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दैट मीन्स कि आपको चूज करना पड़ता है। और यहां पर चॉइस क्यों करनी पड़ती है? तो आगे मैंने मेंशन किया इन विच अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू मेक चॉइसेस। आपको ये सीखना है कि आपको चॉइसेस कैसे करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभ। जब भी किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो वो स्कार्स हो जाती है। और जब हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किसको चूज करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने क्यों क्रिएट होती है? तो इसके 3 मेन कॉजेस यानी कि रीजंस होते हैं। The first reason is the human wants are unlimited. हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। Second one, the economic resources are limited. हमारे पास अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। और थर्ड वन हमारे पास आता है रिसोर्सेस हैव द ऑल्टरनेटिव यूज। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सबके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉज और मैंने लिखा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं जिनका कोई एंड नहीं होता एंड रेकरिंग इन नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेकरिंग? रेकरिंग का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और सेकेंड वन हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो रेकरिंग इन नेचर हैं, जो अगेन एंड अगेन आता है। आपको भूख जिंदगी में सिर्फ एक बार नहीं लगती, तो खाने की रिक्वायरमेंट आपकी अनलिमिटेड है और आपको खाना बार बार भी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कॉजेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो मैंने यहां पर मेंशन किया ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नेवर बी एंड। तो हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, हम कभी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये परम सत्य है जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। बिकॉज दे आर अनलिमिटेड, इट मीन्स व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड द अदर वांट इमर्जेस। तो दैट मीन्स कि अगर एक सेटिस्फाई हुआ तो दूसरे की लाइन लग गई, दूसरा सेटिस्फाई हुआ तो तीसरे की लाइन लग गई। मैंने बहुत ही आसान से एग्जांपल से समझाया कि आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अपना पेट भरना, आपको फूड चाहिए। लेकिन फूड की डिमांड पूरी होने पर, उसकी नीड सेटिस्फाई होने पर आपका पेट नहीं भरता। अब आपको क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, अब आपको हाउसेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप मोबाइल फोन चाहते हैं, उसके बाद कार चाहते हैं, उसके बाद और महंगी कार चाहते हैं। तो ना जाने कितनी इच्छाएं आपके मन में है, तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। मैंने आगे मेंशन किया दीज नीड्स आर डिफर इन द प्रायोरिटीज। लेकिन इन नीड्स के साथ एक चीज है कि ये हमेशा प्रायोरिटीज में डिफर होती है। अब आपको चूज करना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए पेट भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए मोबाइल फोन परचेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इन दिस लॉकडाउन हमें अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हर आपकी नीड्स डिफर होती है इन द प्रायोरिटीज। आप किसको प्रायोरिटी देना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंपॉर्टेंस,
इट मीन्स सम सेटिस्फाइड मोर एंड सम आर लेस। तो कुछ इच्छाएं आपको ज्यादा सेटिस्फाई करती हैं, कुछ इच्छाएं आपको कम सेटिस्फाई करती है। सो दैट इज द फर्स्ट कॉजेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे पास आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड स्कार्स। स्कार्स का मतलब आप जानते हैं लिमिटेड ही होता है, जब किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट किया था कि हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, पर उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन रिसोर्सेस की जरूरत है वो कैसे हैं, लिमिटेड। तो मैंने यहां पर मेंशन किया ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। पहला सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर द पेड रिसोर्सेस, जिन रिसोर्सेस को बाय करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। सम टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस भी होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो सनलाइट, अब सनलाइट के लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता, तो वहां पर रिसोर्सेस हमारे लिए अनलिमिटेड है। पर हम इकोनॉमिक्स के अंदर उन रिसोर्सेस की बात करते हैं जो रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, और लिमिटेड कौन से रिसोर्सेस होंगे जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मैंने लिखा दैट इज द लैंड आपके पास लिमिटेड होता है, लेबर आपके पास लिमिटेड होता है, कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास लिमिटेड है। इन द सेम ऑर्डर एज अ स्टूडेंट आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो टाइम आपका एक रिसोर्सेस है। इन द सेम ऑर्डर मनी की बात करते हैं तो मनी हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, तो दीज आर कॉल्ड द लिमिटेड रिसोर्सेस। सो आगे मैंने लिखा आर लिमिटेड एज कंपेयर टू द ह्यूमन वॉन्ट्स। तो जब हम अपने वॉन्ट्स से इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये हमेशा लिमिटेड मैनर में ही अवेलेबल होते हैं। नो सोसाइटीज have the enough resources to fulfill all their wants। तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी सोसाइटी के पास, चाहे वो सोसाइटी यूएस जैसी रिच सोसाइटी हो या इंडिया और चाइना जैसी मिडिल क्लास सोसाइटी हो, हर सोसाइटी के साथ सेम प्रॉब्लम है कि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, और इसीलिए कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं। एक और रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज आल्सो। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट यूजेस। ऐसा नहीं है कि एक रिसोर्सेज को हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं, उसे हम कई जगह यूज कर सकते हैं, और जब कई जगह यूज करते हैं तो फिर से हमें चॉइस करना पड़ता है कि उसे कहां पर यूज करना बेस्ट होगा। तो मैंने यहां पर मेंशन किया इट मींस अ रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट यूजेस लाइक अ टाइम। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस टाइम पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन लिखा, आप रीडिंग कर सकते हैं, आप प्लेइंग कर सकते हैं, यहाँ पर खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप मूवी देख सकते हैं, अपनी फेवरेट मूवी। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए इस टाइम पर बेस्ट क्या है। अगर आप इस टाइम पढ़ना चाहते हैं तो आप खेल नहीं सकते, आप अपनी फेवरेट मूवी नहीं देख सकते। दैट मीन्स कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इन द सेम ऑर्डर मैंने एग्जांपल लिया लैंड का। लेट्स सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर या तो हम फार्मिंग कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर हम एक क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं, या तो हम एक होटल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर। तो वी हैव द डिफरेंट यूजेस। लेकिन अगर हम उस पर फार्मिंग का डिसाइड कर चुके हैं तो उस पर ग्राउंड नहीं बन सकता, अब वहां पर होटल नहीं बन सकता। सो दैट इज द सेम वन। मैंने यहां पे लिखा बट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस एट ए टाइम, यानी एक समय पर आप उसे एक ही जगह यूज कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं अपने इस टाइम को एक ही जगह यूज कर सकता हूं। अगर मैं दूसरी चीजें करना चाहता हूं तो मुझे इसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन द सेम ऑर्डर अगर मैं अपने लैंड के ऊपर फार्मिंग करना चाहता हूं तो मुझे और ऑप्शंस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। So there is a need to making a choice on the basis of their priorities। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ द थ्री रीजन।
द फर्स्ट रीजन, आपके वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, एंड द थर्ड वन इज द रिसोर्सेस हैव द ऑल्टरनेटिव यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो मैंने इसे 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो पहली समस्या आप लोगों के सामने आएगी वो क्या आएगी कि हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा करना। आपको डिसाइड करना है कि कितने रिसोर्सेज कहां पर यूज करने चाहिए और कितने रिसोर्सेज कहां पर। तो यहां पर इसीलिए इसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं अपने 24 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि कितना टाइम सोना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितने टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेंट्रल प्रॉब्लम बोला जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी सोसाइटी। चाहे आप एक रिच सोसाइटी है, चाहे आप मिडिल क्लास सोसाइटी है, चाहे आप पुअर सोसाइटी है, आप चाहे जैसी मर्जी सोसाइटी है, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम। फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, देन हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो दीज आर कॉल्ड कम्स अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास आता है प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनका कैसे यूज करना चाहिए? फुल यूज करना चाहिए। और कैसा यूज करना चाहिए? तो एफिशिएंट यूज करना चाहिए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल एंड द एफिशिएंट। फुल का मतलब होता है विदाउट वेस्टेज। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप उन्हें वेस्ट मत कीजिए। और एफिशिएंट का मतलब होता है जितने कम प्राइस पर आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंट। तो एफिशिएंट का मतलब कि बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करना एट द लीस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। आज हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं उससे हम अपने फ्यूचर को नहीं चला सकते, तो टाइम टू टाइम हमें अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि आपने कहा टाइम तो 24 आवर्स ही होता है, तो हम 24 आवर्स को क्या बढ़ा सकते हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके पास जो मनी है उस मनी को आप बढ़ा सकते हैं। आपके पास जो लेबर है आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने टाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज का ग्रोथ भी करना पड़ेगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं विद द सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। So let's start with the first central problem, and the name of the first central problem is what to produce and in what quantity। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और उसके बाद हम इसी प्रॉब्लम में ये डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो मैंने इन्हें 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन हम डिसाइड करेंगे इन व्हाट क्वांटिटी। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये सवाल करना है खुद से कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। एज अ सोसाइटी आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं और आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से ये चूज करना है कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या बेटर होगा। तो मैंने यहां पर मेंशन किया इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हमें ये चूज करना है कि हमें कौन से टाइप के गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है और उन कॉम्बिनेशंस में से हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी सोसाइटी के लिए कौन सा गुड्स या कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर होगा। मैंने इसे 3 डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स। तो आपके पास जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो चूज करना है बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास व्हीट हो गया, राइस हो गया, सो दीज आर कॉल्ड द कंज्यूमर गुड, जो डायरेक्टली आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इन द सेम ऑर्डर एक इकोनॉमी के लिए कैपिटल गुड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैपिटल गुड्स जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है, लाइक द मशीन्स।
तो याद रखिएगा कि इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें या हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। सेकेंड कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर मेंशन किया, सिविल गुड्स और द डिफेंस गुड्स। सिविल गुड्स का मतलब हुआ जिसे हम पीस टाइम गुड्स भी बोलते हैं, और डिफेंस गुड्स का मतलब हुआ जिसे हम वॉर टाइम गुड्स भी बोलते हैं। सिविल गुड्स इज लाइक द सिविलियन गुड्स। सिविल गुड्स का मतलब सिविलियन गुड्स हो गया जो हम लोग यूज करते हैं। हमारे लिए व्हीट इंपॉर्टेंट है, राइस इंपॉर्टेंट है, मशीन्स इंपॉर्टेंट है, सो दीज आर कॉल्ड द पीस टाइम गुड। इन द सेम ऑर्डर हमारी इकोनॉमी को डिफेंस गुड्स की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं अपने नेशन का, तो हमारे पास डिफेंस गुड्स भी होना चाहिए जिसे हम वॉर टाइम गुड्स बोलते हैं। हमारे पास गन्स होता है, हमारे पास आर्मामेंट्स होता है, लॉन्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एज अ सोसाइटी अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या आप पीस टाइम के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं या आप वॉर के पर्पस से चीजों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं और मैंने लिखा नेसेसिटी गुड्स और द लग्जरी गुड। आपकी सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी या लग्जरी। तो नेसेसिटी जहां पर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, लग्जरी जहां पर हम कार, एसी और ज्वेलरी की बात करते हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिनमें से एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है। So that is the first one, what to produce. Second one हमारे पास प्रॉब्लम आती है in what quantity। अब आपको ये डिसाइड करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि कंज्यूमर या कैपिटल, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कितना करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा a society has to choose how much of each goods and services should be produced। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ये चूज करना है कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आपके पास अगर 100% पैसा है तो उस 100% पैसे में से कितना पैसा आप कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करना चाहते हैं और कितना पैसा आप कैपिटल गुड्स पर स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा by an economy from the different combination because the resources are limited। आप जानते हैं resources limited है, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है और कितना करना है। and a society cannot produce all the goods that it wants। यानी कि जितना आप चाहते हैं वो सारा तो आपके लिए प्रोड्यूस हो नहीं सकता, आपकी सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन आपके पास जितना है उसमें से आपको ये चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। आगे मैंने लिखा इफ इट वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड देन इट हैज टू सैक्रिफाइस द अदर गुड। दैट मींस कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि 60% पैसा मैं कंज्यूमर गुड्स पर स्पेंड करूंगा और 40% में कैपिटल गुड्स पर करूंगा, अगर आप कंज्यूमर गुड्स पर और ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको लेस स्पेंड करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है लाइफ का कि अगर आप एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। और एज अ सोसाइटी आप अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपको डिसाइड करना है कि किससे आपके मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो एंड करता हूं इसका विद द प्रिंसिपल गाइडलाइन। व्हाट इज द प्रिंसिपल गाइडलाइन? इसका मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट शुड बी, तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सजेशन क्या दिया? मैंने लिखा है इकोनॉमी कैन ईदर प्रोड्यूस वन गुड और अदर और बोथ। दैट मींस कि आप कंज्यूमर का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, कैपिटल का भी कर सकते हैं, दोनों का भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, आपको ये देखना है कि आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी सोसाइटी की किसी के साथ वॉर होने वाली है तो उस टाइम पर आपके लिए वॉर गुड्स को प्रोडक्शन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कंट्री की किसी के साथ वॉर नहीं होती तो आप उस टाइम पर पीस टाइम गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है ऑन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आगे मैंने लिखा द प्रिंसिपल एम इज टू मैक्सिमाइज द टोटल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि मैक्सिमम नीड्स ऑफ द सोसाइटी कैसे सेटिस्फाई किया जाए, मैक्सिमम नीड्स ऑफ द सोसाइटी कैसे फुलफिल किया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड द हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि किस टेक्निक के थ्रू हमें प्रोडक्शन करना चाहिए।
तो मैंने सबसे पहले लिखा इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपके पास है वहां पर आपको चूज करना है कि कौन सी टेक्निक आपकी इकोनॉमी को लेनी चाहिए। और एक सोसाइटी के पास हमेशा टू टाइप्स ऑफ टेक्निक होती हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पर प्रपोर्शन ऑफ लेबर इज मोर देन कैपिटल। मतलब जहां पर लेबर से ज्यादा काम लिया जाता है मशीन के कंपैरिजन में, उसे बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे मान लीजिए हमें अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो घर का कंस्ट्रक्शन करवाने में सबसे ज्यादा जरूरत हमें लेबर की पड़ती है, मशीन की जरूरत उससे कम पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन करवाना इज लाइक अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इन द सेम ऑर्डर एक इकोनॉमी के पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी होता है। सो व्हाट इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? जहां पर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज मोर देन लेबर, जहां पर हम मशीन से ज्यादा काम लेते हैं एज कंपेयर टू द लेबर, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आज की डेट में मशीन का ज्यादा काम होता है, रोबोटिक्स वहां पर काम करते हैं, तो प्रपोर्शन ऑफ मशीन इज मोर देन द लेबर एंड दैट इज कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये दो टाइप की टेक्निक हमारे पास है, हमें चूज करना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट क्या है। तो मैंने फिर से सजेशन दिया इन द प्रिंसिपल गाइडलाइन, अ सोसाइटी हैज टू चूज दोस टेक्निक which is less costly and more productive। तो आप जानते हैं प्रोडक्टिव का मतलब होता है एफिशिएंट। तो आपको हमेशा उस टेक्निक को लेना चाहिए जो आपकी सोसाइटी के लिए चीप हो और दूसरा आपकी सोसाइटी के लिए वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, यानी कि एफिशिएंट हो। एंड दैट इज अ सिंपल गाइडलाइन जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने इसे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आपकी इकोनॉमी लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो लेबर सरप्लस का मतलब जहां पर लेबर बहुत ज्यादा है मशीन्स के कंपैरिजन में, तो वहां पर क्या होगा, द लेबर इज चीपर देन द कैपिटल, वहां पर लेबर आपको सस्ता मिल जाएगा। लाइक इन केस ऑफ इंडिया जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज द लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है वहां पे लेबर चीपर है एज कंपेयर टू द कैपिटल। तो हमारे लिए वहां पर कौन सी टेक्निक को चूज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करने से फायदा क्या होता है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और सेकेंड वन हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विटी आता है। इक्विटी का मतलब हो गया बराबरी। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिच और पुअर के बीच में, अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो लेबर्स को जॉब देनी जरूरी है, और इसीलिए उस सोसाइटी के लिए कौन सी टेक्निक बेटर है, दैट इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इन द सेम ऑर्डर अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी जहां पर कैपिटल चीपर है किसके कंपैरिजन में, लेबर के कंपैरिजन में। अगर हम एग्जांपल ले जापान का, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत चीप मिलती है क्योंकि टेक्नोलॉजी सरप्लस इकोनॉमी है, तो उन इकोनॉमी को कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव का फायदा क्या होता है, तो ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम, क्योंकि मशीन का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, तो किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आता है। एंड द सेकंड वन इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी को कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अबाउट द हाउ टू प्रोड्यूस, और आपको डिसाइड करना है कि लेबर इंटेंसिव बेटर है या कैपिटल इंटेंसिव बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एंड द लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस सेंट्रल प्रॉब्लम में अब हमें ये डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमने किया वो किसकी पॉकेट में गया। तो किसकी पॉकेट में गया, तो उस सेक्शन की बात हमें यहां पर करनी है, दैट इज कॉल्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो मैंने यहां पे लिखा इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो यहां पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब हमें इनकम और आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली ये किसके पास जाएगा और कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे आसान चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर हम डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास जाएगा। और ये डिसाइड करने के लिए हमने टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। तो मैंने फर्स्ट वन लिखा इंडिविजुअल और द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये देखना है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जब आप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं तो हम रिच एंड पुअर की बात करें, तो आपको ये देखना है इंडिविजुअल बेसिस पर कि रिच के पास जाएगा या पुअर के पास जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में कैसा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में इक्वली है, दैट मीन्स कि अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं रिच और पुअर के बीच में, तो वहां पर दोनों की नीड सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स कि वहां पर दोनों चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, नेसेसिटी की भी डिमांड होगी और लग्जरी की भी होगी। सो रिमेंबर, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो दोनों का फायदा होगा, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसकी वजह से सिर्फ रिच का फायदा होगा। दैट मीन्स कि रिच के पास ज्यादा गुड्स होंगे एज कंपेयर टू द पुअर। एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी पॉकेट में क्या जाएगा। अगर इक्विटेबल है तो दोनों सेक्शन के पास होगा, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिच सेक्शन के पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पुअर। अब ये भी हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन? इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और किसके बेसिस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। आप जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं। द फर्स्ट वन इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम उन्हें क्या पे करते हैं? तो लैंड को आपने पे किया रेंट, लेबर को पे किया वेजेस, कैपिटल को पे किया इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को पे किया प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ने जितना कंट्रीब्यूशन किया, उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि किसके पास क्या पहुंचा, और ये डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास गया। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए, जो हमारे पास पुअर सेक्शन होता है वो जनरली कौन से फैक्टर्स से बिलोंग करता है? लेबर। और लेबर को जनरली क्या मिलता है जी? वेजेस मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पास रिच सोसाइटी होती है वो मेनली कौन से फैक्टर्स से बिलोंग करती है? लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हमारी कंट्री के अंदर लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेबर, दैट मीन्स कि रिच सेक्शन के पास ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू द पुअर। अब चलते हैं लास्ट वन, एंड दैट इज अ प्रिंसिपल गाइडलाइन। आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? तो बहुत ही आसान सा सजेशन है, द एम ऑफ द सोसाइटी इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इक्वल की बात नहीं कर रहा, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? सिस्टमेटिक। तो हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है। तो यहां पर हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम खत्म हुआ। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।